हेलो नमस्ते एवरीवन। मैं हूं विजय और मैं अपने दोस्तों के साथ अभी रिसेंटली गया था भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का अपना ट्रैवल गाइड शेयर करूंगा, ताकि यदि आप में से कोई भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने का प्लान करते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखकर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके और आपको भी सुगम दर्शन हो सके। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिप डिटेल शेयर करूंगा। हम लोग तो चले ट्रेन से गाजियाबाद से हैदराबाद की ओर। आप हैदराबाद के एमजी बस स्टैंड पहुंचकर वहां से श्रीशैलम तक की डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं। हमने भी वही किया, एसी बस पकड़ी और चल दिए मल्लिकार्जुन की ओर। हैदराबाद से श्रीशैलम कुछ 220 किलोमीटर दूर है, जो आपको 5 से 6 घंटे में श्रीशैलम छोड़ देगी। और यहां तक पहुंचने का रास्ता सुंदर जंगलों से होकर गुजरता है। तो क्योंकि श्रीशैलम तक पहुंचने का रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, तो यहां पर गाड़ियों की आने जाने की टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होती है। और बस यूं ही इन सुंदर नजारों का मजा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं श्रीशैलम। अब मल्लिकार्जुन पहुंचकर अगला सवाल होगा कि हम यहां कहां स्टे कर सकते हैं। तो हमने अन्नपूर्णा सतराम में अपना स्टे बुक कर लिया था। चलिए मैं देता हूं आपको अपने रूम का एक छोटा सा रूम टूर। हम 3 लोग थे तो हमको बहुत ही अच्छा रूम मिला और हम बहुत खुश थे। रूम बहुत ही साफ था और एसी टीवी भी लगा था। 1200 का मुझे ये पड़ा इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उस हिसाब से तो ये अच्छा रूम मिला है। हम लोग फ्रेश होकर शाम को ही चल दिए दर्शन के लिए। हमारे होटल के पास ही था मंदिर, हम पैदल ही चले गए। पहले वहां पर चाय पी, जो कि बहुत ही स्वाद थी, और मंदिर के पास ही जूता स्टैंड था और मोबाइल बैग वगैरह चीजों को आप लॉकर में जमा कर सकते हैं। हमने भी जमा किए और चले मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि फ्री थे। अगले दिन सुबह सुबह के हमने ऑनलाइन दर्शन बुक किए थे। दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या वहीं पर भी बुकिंग हो जाती है। यहां पर 3 तरह के दर्शन पासेस होते हैं: शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन। शीघ्र दर्शन पास आपको 150 रुपए पर पर्सन मिलेगा। अति शीघ्र दर्शन पासेस 300 रुपए पर पर्सन में मिलेंगे। और स्पर्श दर्शन में आप भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर सकते हैं, जिसका टिकट या पास आपको 500 रुपए पर पर्सन मिल जाएगा। फ्री वाली लाइन में लगकर दर्शन किए, भीड़ नहीं थी और हमें दर्शन जल्दी हो गए और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। अगले दिन हम सुबह सुबह दर्शन के लिए चल दिए, जो कि हमने बुक किए थे अति शीघ्र दर्शन। हाँ जी, तो अभी हम आ चुके हैं दर्शन करके। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही ज्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं। कई जगह ज्योतिर्लिंग आपको देखने भी नहीं देते, विद इन सेकेंड्स आपको हटा देते हैं। बट यहां पर अच्छे से मैंने हाथ जोड़ा, अपनी प्रेयर्स की, और मुझे तो बहुत ही आनंद आ गया यहां पे दर्शन करके। दर्शन के बाद हम फिर होटल आए और 30 से 40 मिनट के बाद अब हमें जाना है साक्षी गणपति टेम्पल। वहां की क्या मान्यता है और वहां जाना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको मंदिर पहुंच के ही बताऊंगा। हमने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी और चले ऑटो लेकर। साक्षी गणपति मंदिर श्रीशैलम के पास स्थित एक पवित्र मंदिर है, जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश श्रीशैलम आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के साक्षी होते हैं और उनके आने का रिकॉर्ड रखते हैं। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान का देवता और विघ्नहर्ता कहा जाता है। मंदिर में भगवान गणेश की एक अनोखी मूर्ति है, जो हाथ में पुस्तक और लेखनी धारण किए हुए है, जो तीर्थयात्रियों के नाम लिखने का प्रतीक है। तो बस हमने भी किए साक्षी गणपति जी के दर्शन। यहाँ पर भी भीड़ नहीं थी, तो बहुत ही आराम से दर्शन हो गए। ये गणपति जी का मंदिर देखने में तो बहुत छोटा लग रहा था, मगर था बहुत ही सुंदर। बहुत ही मान्यता है कि जो भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन को आएगा, वो यहाँ पर पहले जरूर आएगा, ताकि भगवान अपनी पुस्तक में उसका नाम लिख सकें।
ऐसी मान्यता है यहाँ पर। दर्शन के बाद हमारे पास बहुत समय था। हमारी बस दोपहर को थी वापसी में, तो हम चले गए चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम, जो कि पास में ही था। काफी बड़ा म्यूजियम है और बहुत ही सुंदर पार्क भी है। जो लोग एक अनूठा अनुभव चाहते हैं, उनके लिए चेंचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय एक बेहतरीन जगह है। ये संग्रहालय श्रीशैलम शहर के प्रवेश द्वार के पास स्थित है। ये संग्रहालय श्रीशैलम के जंगलों में रहने वाली विभिन्न आदिवासी जनजातियों के जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। इस संग्रहालय का नाम नरसिम्हा स्वामी की पत्नी चेंचू लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। यहाँ इस जनजाति के हथियार, शिकार के उपकरण, घरेलू सामान और संगीत वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में बने मोम और फाइबर के पुतले आदिवासियों की दिनचर्या, जैसे खाना बनाना, खेती करना आदि को बहुत करीब से दर्शाते हैं। देवी चेंचू लक्ष्मी, भगवान नरसिम्हा, विष्णु जी के अवतार की पत्नी चेंचू लक्ष्मी को समर्पित एक मूर्ति और कथा भी यहाँ स्थापित है। ये सुबह 8 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। संग्रहालय के आसपास एक पार्क भी है, जिसमें डायनासोर, आदिवासी झोपड़ियों आदि की मूर्तियां लगी हुई हैं। संग्रहालय देखने के बाद हम चले गए पाताल गंगा बोटिंग के लिए, जो कि कृष्णा नदी का वह हिस्सा है जो पहाड़ों के बीच स्थित है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित एक विशाल जल विद्युत परियोजना है, जो नल्लामाला पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ का रोपवे और पाताल गंगा का नौका विहार, बोटिंग लेक प्रमुख आकर्षण है, जहां से श्रद्धालु और पर्यटक हरी भरी वादियों और शांत नदी के नजारों का अद्भुत आनंद ले सकते। ये रोपवे मंदिर के मुख्य क्षेत्र से यात्रियों को नीचे कृष्णा नदी के तट पाताल गंगा तक ले जाता है। यहाँ 4 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक केबिन है। ये लगभग 5 मिनट की रोमांचक यात्रा होती है, जिसमें चारों ओर नल्लामाला की पहाड़ियां और नदी का अद्भुत दृश्य दिखता है। थका देने वाली खड़ी ढलानों पर पैदल चलने के बजाय पर्यटक इस रोपवे का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बोटिंग के दौरान पर्यटक अक्का महादेवी गुफाओं, अक्का महादेवी केव्स तक की यात्रा भी चुन सकते हैं। इस यात्रा में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, मगर हमारे पास इतना समय न था, तो हम सिर्फ बोटिंग ही करके आए और डैम के बहुत ही करीब तक गए। बोटिंग करने के बाद हम अपने होटल से चेकआउट करके रेस्टोरेंट गए और लंच किया। हमारी बस हैदराबाद के लिए दोपहर को थी, तो हम बस में सवार होकर चल दिए हैदराबाद। बस का शीशा थोड़ा गंदा था बाहर से, इसलिए कुछ वीडियो साफ नहीं आ पाई। शाम को जब जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो सनसेट बहुत ही सुंदर लग रहा था। मन कर रहा था कि थोड़ी देर यहां पर रुकना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। हैदराबाद पहुंचकर हमने होटल लिया। थकान होने की वजह से हम जल्दी सो गए और अगले दिन चले बिरला मंदिर देखने। हमने होटल के पास से ही ऑटो किया। हैदराबाद शहर काफी साफ सुथरा है और सुंदर भी है। बिरला मंदिर देखा, वो भी बहुत ही सुंदर है। धूप और गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। मोबाइल मेरा काफी गर्म हो गया था, तो उसी वजह से बंद भी हो गया, इसलिए बिरला मंदिर की वीडियो नहीं बना पाया। बिरला मंदिर देखने के बाद हमने कुछ शॉपिंग भी की, जिसमें असली मोती की माला ली मेरे दोस्तों ने, और मैंने कान के टॉप्स लिए, जो कि बहुत ही सुंदर थे। शॉपकीपर ने बिल दिया और ओरिजिनल होने की गारंटी कार्ड भी दिया। फिर हम चल पड़े हुसैन सागर देखने, जहां पर एक सुंदर लेक है और वहां पर बहुत ही बड़ी बुद्धा स्टैचू भी है, जो अपने आप में बहुत खूब लगती है। हुसैन सागर जो है, वहीं पर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर पार्क भी है, लुम्बिनी पार्क, जहां हमने थोड़ा रेस्ट किया। बहुत ही हरियाली थी उस पार्क में। हुसैन सागर में अलग अलग किस्म की बोट्स थीं। आप जैसा चाहो वैसे घूम कर आ सकते हो, और सबके चार्जेस अलग अलग थे। तो हम लोग गए बड़ी वाली बोट में, जिसमें बहुत से लोग थे। हुसैन सागर के बीच में एक बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म पर है ये बुद्धा स्टैचू। हुसैन सागर झील और उसके बीच में बनी बुद्ध की मूर्ति भारत के हैदराबाद शहर के बीचों बीच स्थित मशहूर जगहें हैं। एक ही पत्थर से बनी ये विशाल मूर्ति पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है, और यहाँ तक
फेरी से पहुंचा जा सकता है। 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई ये दिल के आकार की कृत्रिम झील लगभग 5.7 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है। हुसैन सागर देखकर फिर हम चले लंच करने, तो हमने देखा कि नारियल, वो भी कलर्ड, बड़े ही सुंदर लग रहे थे देखने में। हम लंच करने चले गए स्नेहिता रेस्टोरेंट में। खाना थोड़ा महंगा था मगर स्वाद भी था। फिर हमने ऑटो किया और आगे चले। हमको देखना था सलार जंग म्यूजियम, जो कि बहुत ही बड़ा है। वैसे तो समय की काफी कमी थी और कुछ समय में पूरा सलार जंग म्यूजियम देख पाना तो मुश्किल ही था, तो हमने कुछ खास ही देखा। एंट्रेंस गेट पर ही टिकट काउंटर था, तो हमने ली टिकट और चले आगे। गेट में अंदर आते ही हमने देखा उस समय की आग बुझाने वाली लाल गाड़ी आज भी बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी हुई थी। कुछ लोग उसके पास खड़े होकर फोटो खींच रहे थे। फिर हम पहुंचे अंदर हॉल में, जिसमें यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घड़ी म्यूजिकल क्लॉक है, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस घड़ी की अनूठी खासियत ये है कि इसमें हर घंटे एक छोटा खिलौने नुमा आदमी कमरे से बाहर निकलता है और जितना समय हो रहा होता है उतनी ही बार घंटी बजाकर समय की सूचना देता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया कि अगर आप अपने साथ मोबाइल या स्टिल कैमरा लेकर जाना चाहते हैं फोटोज या वीडियो बनाने के लिए, तो आपको लेना होगा टिकट 50 रुपए का। हम देखने गए सालार जंग म्यूजियम की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली मूर्ति। इसे आमतौर पर मेफिस्टोफेलिस और मार्गरेटा की दोहरी मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये मूर्ति साइकमोर लकड़ी के एक ही टुकड़े से तराशी गई है और इसके दोनों तरफ अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। इसे मीर तुराब अली खान सालार जंग प्रथम ने 1876 में फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान हासिल किया था। यह मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि क्या ही कहने, बहुत ही अद्भुत बनाई गई थी, नजर ही नहीं हट रही थी। हमने वहां पर काफी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी देखी। इसे पूरा देखने के लिए आपको काफी समय लगेगा। म्यूजियम बनाया बहुत ही सुंदर है। इसकी देख रेख भी बहुत ही अच्छी की हुई है। काफी साफ और सुंदर था। इसे देखने के बाद हम गए चार मीनार। चार मीनार तो अपने आप में ही बहुत फेमस है, मगर पहले हमने दर्शन किए वहां श्री भाग्य लक्ष्मी जी के। चार मीनार पर ही माता का मंदिर है। चार मीनार के पिलर्स के साथ ही लगा हुआ है और ऊपर चार मीनार है। मंदिर पर बहुत भीड़ थी माता के दर्शन के लिए और चार मीनार देखने के लिए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया। गोलकुंडा से नवनिर्मित हैदराबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने के बाद चार मीनार ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोर्टार और चूर्णित संगमरमर से बना है। चार मीनार, इसमें चार भव्य मीनारें हैं जो इस्लाम के चार प्रमुख खलीफाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये इंडो इस्लामिक शैली का एक शानदार नमूना है। इसके मुख्य भाग में 149 सीढ़ियां हैं जो आपको सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाती हैं। चार मीनार हमने देखी और फिर हम चले चौमहल्ला पैलेस देखने। चौमहल्ला पैलेस आसफ जाही राजवंश निजामों की शाही सत्ता का केंद्र और उनका आधिकारिक निवास था। इस महल का निर्माण कार्य 1750 में हैदराबाद के चौथे निजाम सलाबत जंग ने शुरू करवाया था। इसे पूरा होने में 100 से अधिक वर्ष लग गए। चौमहल्ला पैलेस आसफ जाही राजवंश के निजामों का एक ऐतिहासिक और भव्य महल है। 18वीं शताब्दी में निर्मित ये यूनेस्को पुरस्कार विजेता स्मारक अपने शानदार बेल्जियम क्रिस्टल झूमरों, विंटेज कारों और इंडो यूरोपीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 1857 से 1869 के बीच हैदराबाद के 5वें निजाम अफजल उद दौला के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ। चौमहल्ला का शाब्दिक अर्थ चार महल होता है। ये महल परिसर के अंदर बने चार मुख्य भव्य आंगनों
कोर्टयार्ड को दर्शाता है। ये महल का मुख्य दरबार हॉल है, जहां निजाम अपना दरबार लगाते थे। यहाँ के 19 विशाल और चमकदार बेल्जियम क्रिस्टल झूमर मुख्य आकर्षण हैं। ये जगह चार मीनार से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए आप आसानी से पैदल या ऑटो रिक्शा से पहुंच सकते हैं। महल परिसर में भोजन या किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुलता है और शुक्रवार को बंद रहता है। बस यही सब कुछ हमने देखा और तैयारी की वापस गाजियाबाद अपने घर आने की। एक बात और बता दूं कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत ही लजीज होती है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। आप यहाँ पर जमी भीड़ को देखकर ही ये अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी भीड़ यहाँ हर रात को लगती है। हमने भी खाने का लुत्फ उठाया और आ गए वापस अपने शहर गजब गाजियाबाद में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये ट्रेवल गाइड वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।